नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बहुत परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं। जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार उन्हीं के कंधों पर ही है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अच्छे लाभ के लिए करें जायद मौसम में उड़द की खेती। मछली पालन है किसानों के लिए अच्छी आमदनी का जरिया। हमारे प्रदेश में रबी फसलों की कटाई के बाद खेत खाली हो जाते हैं। ऐसे में जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई जल की भरपूर व्यवस्था है, वे इस समय ग्रीष्मकालीन उड़द की खेती करके अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो आप उड़द का अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों का चयन कर खेत तैयारी से लेकर बुआई तक के सभी कार्यों को किस तरह संपादित करें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र पन्ना के विषय विशेषज्ञ पीएन त्रिपाठी से। हम आप सभी जानते हैं कि दलहनी फसलों में मूंग और उड़द का विशेष महत्व है। जो किसान भाई उड़द बोने की दिलचस्पी रखते हैं, उड़द की खेती करना चाहते हैं, तो उड़द की खेती के लिए बिल्कुल उपयुक्त समय है अभी। और जो आपका रबी फसल की जो सी दलहनी जो जल्दी पक के तैयार हो जाती है, ऐसे खेत जो खाली हैं उनको एक हल्का आप बखर करके खेत को बराबर कर लें और फिर इसके बाद जो है आप उड़द की बोनी के लिए खेत को तैयार करें। भूमि का चयन एवं तैयारी। उड़द की खेती विभिन्न प्रकार की मृदाओं में की जा सकती है, लेकिन सबसे उपयुक्त भूमि दोमट होती है। उड़द की खेती के लिए 2-3 हैरो लगाकर या कल्टीवेटर करके पाटा लगा देना चाहिए। बुवाई से पहले खेत में पर्याप्त नमी होना आवश्यक है, जिससे अच्छा जमाव हो सके। तो हमें किसान भाइयों को ये कहना है कि आप जल्दी से जल्दी अपने खेत की तैयारी करके और सीधा जो है आप बोनी की तैयारी करें। तीसरा जो क्रम हमारा आता है उर्वरक प्रबंधन का। वैसे तो उर्वरक प्रबंधन हमें मिट्टी परीक्षण आधारित जो रिजल्ट प्राप्त होता है, जो सॉयल हेल्थ कार्ड, मृदा स्वास्थ्य पत्रक बनता है, उस पर जो अनुशंसित मात्रा है विशेष रूप से उर्वरक के लिए, उसका हमें उपयोग करना चाहिए। और यदि किसान भाई जल्दबाजी में मिट्टी परीक्षण नहीं करवा पाते हैं, तो आपको जो उस क्षेत्र के लिए, उस फसल के लिए जो अनुशंसित मात्रा है उर्वरक की, उसको हमें अवश्य रूप से प्रयोग करना चाहिए। तो वो क्योंकि दलहनी फसल में 1:2:1 अनुपात में NPK का हमें प्रयोग करना होता है। तो 20, 50, 20 और 20 जो सल्फर की बात करें, किस तरह से NPKS kg पर हेक्टेयर हमें बोनी के पूर्व खेत में समान रूप से मिला देना चाहिए। अब बात आती है किस्म की बात। सबसे पहले तो उड़द की जो खेती करना चाहते हैं उसमें आप सबसे एक प्रताप उड़द 1 है, शेखर उड़द 2 और LBG 20, पंत उड़द 31, पंत उड़द 40, पंत उड़द 35, ये ऐसी किस्में हैं। इनमें से किसी भी किस्म को आप यदि आप चयन कर लें और जिसकी बीज की मात्रा 10 किलो प्रति एकड़ उपयुक्त रहेगी, और वो जो बीज है उसको हमें बीज उपचार करके ही बोनी करना है। सबसे पहले हम फफूंदनाशी से बीज उपचार करते हैं। ये जो बीटावैक्स पावर के नाम पे आता है, वो उसको हम 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज उपचार करते हैं। या आपको जैविक फफूंदनाशी से करना है तो वो ट्राइकोडर्मा विरिडी या ट्राइकोडर्मा हार्जिनियम, इनको 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से आप उपचारित करें। दूसरे क्रम पर फिर हमें कीटनाशी का उपयोग करना पड़ेगा, और कीटनाशी जो होता है वो थायोमेथाक्साम 70 WS 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से आपको उससे उपचार करके बोनी करना है। तो ये पीठ सिरा रोग जो फैलाने वाला व्हाइट फ्लाई से, उससे आपका फसल की बचाव होगा। और तीसरा क्रम है, जैसे हमने बताया, यह कि राइजोबियम से बीज उपचार करके हमें बोनी करना है। तो इस तरह से एक क्रम को मेंटेन करके हमें बीज उपचार करना चाहिए और फसल को बीज उपचार करके ही बोनी करना चाहिए। और जब बोनी करेंगे तो इस चीज़ का हमें ध्यान में रखना है कि लाइन से फसल का जो है लाइन से लाइन की दूरी आपका 12 इंच, जिसको हम 30 सेंटीमीटर के रूप में जानते हैं,
और फसल से फसल की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर मेंटेन करके बोनी हमें करना चाहिए। बात आती है कि सिंचाई, क्योंकि हम ग्रीष्मकालीन उड़द की बात कर रहे हैं, तो सिंचाई का एक अपना बड़ा विशेष महत्व है। ग्रीष्मकाल में क्योंकि तापमान की अधिकता रहती है, इसमें मिट्टी अनुसार सिंचाई की बात आती है। यदि हैवी सॉयल है, यदि भारी मिट्टी है, तो निश्चित है उसमें सिंचाई 1 हफ्ते में हमें देना है। और यदि हल्की मिट्टी है तो हमें सिंचाई जो है 2 से 3 दिन के बाद ही हमें फ्रीक्वेंटली सिंचाई पर ध्यान देना है, जिससे ज़मीन में बराबर नमी बने रहे, जिससे पोषक तत्वों की उपलब्धता पौधे को बराबर उसके मिलती रहे। दूसरा, जहाँ ऐसा लगता है कि आपको खरपतवार की समस्या है, जहाँ किसान भाइयों को खरपतवारों का नियंत्रण पेंडिमेथलिन 30 EC रसायन की 3.3 लीटर मात्रा को 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर बुआई के बाद छिड़कने से भी किया जा सकता है। आवश्यकता यह है कि फसल को बुआई से 40 से 45 दिन तक खरपतवार रहित रखना चाहिए। फिर दोबारा हमें किसी भी तरह का खरपतवार नाशी का अपनी फसल में प्रयोग नहीं करना, इस चीज़ का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो ये तरीका अपना करके आप अच्छा जो है उड़द की फसल ले सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के जिन किसानों के पास पानी की सुविधा है और वे मछली पालन व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, तो ऐसे किसान प्रशिक्षण लेकर शासकीय योजनाओं का लाभ उठाते हुए इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो मछली पालन के बारे में समस्त जानकारी दे रहे हैं मत्स्य वैज्ञानिक डॉक्टर नसीम अख्तर। ट्रेडिशनल क्रॉपिंग जिसमें धान, गेहूं, दाल आता है, ये दिन ब दिन गिरती चली जा रही है। उसकी वजह से हमारा किसान जो है पूरी तरह प्रॉफिट नहीं ले पा रहा है। पहले के ज़माने की बात अलग थी, अब उनको आधे से भी कम मिल रहा है। पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि द फिशेज हैज़ कंप्लीट प्रोटीन बिकॉज उसके अंदर 20 अमाइनो एसिड्स अवेलेबल हैं, और इस बात को कई साइंटिस्ट ने प्रूव किया है। दूसरी बात ये है कि इम्पॉर्टेंट, जिसे बताना मैं ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ कि आप पूछेंगे दूसरा सवाल कि कैसे करें। करने के लिए डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट पे अवेलेबल है, डिस्ट्रिक्ट फिशरीज ऑफिसर मौजूद है, फिशरीज एक्सटेंशन ऑफिसर मौजूद है। आप सबसे पहले अपनी मिट्टी को 3 फीट नीचे खोद लें, उस मिट्टी को उठाएं कि वहाँ मिट्टी भेज दीजिए। मिट्टी का रिजल्ट 2 दिन में आ जाएगा। वो खुद बताएंगे कि इसमें कितना क्ले है, इसमें कितना सैंड है, इसमें कितना लोम है। ये सारी चीज़ें, जिसमें ज़्यादा क्ले या लोम होगा वो मिट्टी सुटेबल है। इसी के तहत पहला पहलू आता है स्थल का चयन। तालाब निर्माण हेतु स्थल का चयन एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि योजना की सफलता तालाब निर्माण हेतु स्थल के चयन पर ही निर्भर करती है। स्थल का चयन करते समय जल स्रोत, मिट्टी की गुणवत्ता, सुलभ संपर्क मार्ग, बाढ़ से खतरा, निर्माण की आर्थिकी आदि जैसे प्रमुख बिंदुओं पर विचार करना आवश्यक है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके पास पानी कितना है अवेलेबल, ग्राउंड वाटर। और ग्राउंड वाटर अगर 100 फीट पे भी है, 150 फीट पे भी घबराने की क्या ज़रूरत है। इतनी पानी नहीं लगता है, बारिश का भी पानी हम स्टोर कर सकते हैं। तो इन सारी बातों को देखते हुए अब आप पानी डाल दीजिए। लेकिन पानी डालने से पहले कहेंगे गड्ढा कितना करना है, तो गड्ढा कितना करेंगे, जाहिर सी बात है 1.5 मीटर, आँख बंद करके 1.5 से 2 मीटर गड्ढा कीजिए। जब खुदाई कर रहे होंगे, खुदाई करने के बाद पहले लाइमिंग कर दीजिए। लाइमिंग का डोज है वो आपको डोज है, आँख बंद करके पर बीघा आप 50 किलो चूना छीट दीजिए। 50 किलो चूना छीट दिया, उसके बाद पानी भर दीजिए। मिक्स करके मिट्टी को मिक्स कीजिए। मिट्टी को मिक्स करने के बाद 2-3 दिन का टाइम दीजिए, उसके बाद फिर पानी भर दीजिए। पानी आपका बढ़िया हो गया। आधुनिक जल कृषि की विभिन्न प्रणालियों के मद्देनजर प्रचलन प्रविधि के अनुसार तालाब 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है नर्सरी तालाब। नर्सरी तालाब आकार में छोटे होते हैं, जिसका क्षेत्रफल 1000 से 3000 वर्ग मीटर एवं गहराई 1 से 1.5 मीटर की होती है। इस प्रकार के तालाब में मत्स्य स्पोन, पौना, सिफ्राई, मत्स्य बीज,
तैयार की जाती है। दूसरा है रियरिंग या पालन तालाब। रियरिंग तालाब का क्षेत्रफल 3000 से 5000 वर्ग मीटर का होता है एवं गहराई 1.5 मीटर से 2 मीटर की होती है। इसमें फ्राई अंगुलिकाएं तैयार की जाती हैं। इन्हीं में तीसरा है संचयन या स्टोकिंग तालाब। संचयन तालाब का क्षेत्रफल 5000 वर्ग मीटर से कितना भी बड़ा हो सकता है एवं गहराई 2 मीटर से 2.5 मीटर की होती है। इसमें अंगुलिकाएं फिंगरलिंग का संचय कर बाजार योग्य मछली तैयार की जाती है। और जब पॉन्ड बनाए तो रेक्टेंगुलर साइज होना चाहिए, कभी भी स्क्वायर नहीं करना है। और जब हवा की विंड होती है, जैसे पूरब पश्चिम की हवा चलती है या उत्तर दक्षिण, तो जिस रुख की हवा चलती है पॉन्ड का रुख भी वही होना चाहिए, ताकि उसके अंदर भी ऊपर से भी हवा मिलेगी तो ऑक्सीजन पानी का बढ़ेगा। 1 बीघा में आप 250 किलो गोबर, अब गोबर में जितना ताज़ा गोबर होगा उतना अच्छा होगा आपके लिए। उस गोबर में सिंगल सुपर फॉस्फेट मिला दीजिए, कितना 15 किलो, फिर उसको मिक्स कर दीजिए इसके अंदर। फिर उसमें 5 किलो यूरिया डाल दीजिए। फिर उसमें अमोनियम सल्फेट अगर है तो फिर आधा किलो या 200 ग्राम भी काफ़ी है। जब धूप अपनी पूरी शबाब पे हो, मतलब 11 बजे, उस वक्त छींटा कर दीजिए। छींटा करने के बाद आप देखिए कि हाँ इसमें छींटा हो गया है, तो आपको पानी ग्रीनिश हो जाएगा 2 से 2.5 दिन के अंदर। अब आपका पानी रेडी है। मछली का जो बीज होता है वो आप कहीं से भी उठा सकते हैं। अगर गंगा से मिलता है तो गंगा में प्रॉब्लम, अगर नहीं है तो बेटर है कि शुरुआत में आप हैचरी से लें। तो आप चाहेंगे कि रोहू कतला मिर्गल का रेशियो होता है 30-30-40, 30% रोहू, 30% मिर्गल और 40% कतला। अब इसको रेशियो को उलट भी सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योरसेल्फ। तो अगर आप 2 से 2.5 बीघे के तालाब में पूरा पानी भर दिया है, 1.5 से 2 मीटर पानी है, उसमें आप डाल दें। उसमें थोड़ा बहुत एकाक 10 दिन 15 दिन का ब्रीडिंग किया हुआ चल जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा साइज का डिफरेंस होने से आपके प्रोडक्शंस पे इफेक्ट होगा। आप ये डाल दीजिए। हर 15 दिन पे एक नेटिंग कर दीजिए, ताकि जो भी जाला बन रहा है अलगी का और फंगी का, हर एक 15 दिन पे एक नेटिंग कर दीजिए। और खाना जलने नहीं है। खाना कम पड़ता है तो आजकल मार्केट में अवेलेबल है बहुत सारा खाना। 20% प्रोटीन से लेके 40% प्रोटीन्स अवेलेबल है। फिश को सुबह के वक्त 11 से 12 बजे खाना दें, शाम के वक्त ठीक सूरज एकदम ढल जाने से ठीक पहले खाना दें। फीडिंग करते समय इस बात का ख्याल रखें कि पानी का जो टेम्परेचर बहुत हाई नहीं हो और बहुत ज़्यादा धूप में आप ना करें। अच्छा, धूप के कंडीशंस में कभी कभी ऐसा होगा जून के महीने में कि मछलियों को ऑक्सीजन डिप्लीट कर जाता है पानी। ऐसी हालत में हर दूसरे दिन या तीसरे दिन या हर रोज़ पॉसिबल हो तो आप थोड़ा पानी मिक्स करते रहें, क्योंकि नए पानी में ज़्यादा ऑक्सीजन होता है। और जब भी पानी ऐड करें तो फवारे की तरह से डालें। इस तरह से फवारा जा रहा है, जिस तरह से फवारा इसे उठा के डालें ताकि पानी के लेयर को तोड़े। जितना लेयर टूटेगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन डेवलप होगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके पास तुरंत में पानी नहीं है और मछली आप मुँह करके ऊपर में सरफेसिंग करने लगे, तब क्या करेंगे? 4 लड़के को 2-2 बांस लेके उतार देंगे और बोलेंगे जितना पानी सबको हिलाओ, चारों तरफ से हिलाना शुरू करें। तो क्या होगा? ऑक्सीजन तुरंत डेवलप हो जाएगा और मछलियाँ शांत हो जाएंगी। अगर आपने अच्छी से मेहनत की है तो आप अगर 50,000 रुपया खर्च किया, अगर हर चीज़ पॉन्ड को नहीं लेके, शुरुआत में पॉन्ड का कॉस्ट मत जोड़िएगा। पॉन्ड का कॉस्ट आपको 10 साल 5 साल में वेरीफाई कीजिएगा। मैं सिर्फ पानी का, खाने का, सीड का, ये तीनों चीज़ का आप अगर 50,000 खर्च किया है तो मेरा दावा है कि आप 1.25 लाख से 1.5 लाख की मछली निकालेंगे। इस तरह से आपको 2 बीघे में लाख से 1.25 लाख रुपए का फायदा होगा। आगे और भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, तरबूज की खेती की बात करें तो इसकी बुआई का सही समय चल रहा है और जो किसान इसकी खेती करना चाहते हैं उनको खेत की तैयारी से लेकर उन्नत किस्मों का चयन कर बुआई पर तकनीकी बातों का विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। तो आप ये सब कार्यों को किस तरह से करें, इसके बारे में बता रहे हैं जिला शहडोल के उद्यान अधीक्षक डॉक्टर SP सिंह। तरबूज की खेती आपके लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता है। जिनके पास गर्मियों में कुछ थोड़ा बहुत पानी है,
उनके लिए ये फसल 2 महीने की फसल आपके लिए आर्थिक रूप से समृद्धशाली बना सकती है। किसान भाइयों, यदि तरबूज की खेती के बोने का समय को तो नवंबर दिसंबर से लेकर के मार्च तक इसकी बोनी रहती है। इसके बोनी में आपको कुछ ऐसी किस्में हैं जो कि आपको बहुत अच्छा उत्पादन दे सकती है, जिसमें है आप शुगर बेबी, न्यू हेमस्माइन, दुर्गापुर केसर, अर्का मानिकपुर, पूसा वेदना, अर्का ज्योति। ये ऐसी वैरायटी हैं जो आपके यहाँ की जलवायु के लिए, यहाँ की मिट्टी के लिए बहुत ही उपयुक्त किस्में हैं। सुर अभी जैसे कि खेत खाली होते हैं, आप उसमें अच्छी जुताई कर लें। तरबूज की खेती के लिए रेतीली या रेतीली दोमट भूमि सबसे अच्छी होती है। इस प्रकार की भूमि का पीएच मान 5.5 से 7 के बीच होना चाहिए। खेत की तैयारी की बात करें तो पहले जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने के बाद जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करनी चाहिए। फिर पाटा लगाकर खेत को समतल कर लेना चाहिए। अधिक अच्छी उत्पादन लेने के लिए, अच्छा फल लेने के लिए आपको गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट 1 हेक्टेयर में कम से कम 20 ट्राली गोबर खाद डाल दें। और इसके पहले खेत की जुताई के समय में आप इसमें सिंगल सुपर फास्फेट 300 किलो, यूरिया 110 किलो और म्यूरेट ऑफ पोटास 80 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत की जुताई, अंतिम जुताई के समय आप मिला सकते हैं। और इसमें जो आवश्यक बीज है वो लगभग आपको 250 किलो से लेकर के 3.5 किलो तक पर हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है। बीज उपचार के लिए आपको इसमें प्रति किलो बीज में 2 ग्राम बाविस्टिन का उपयोग करके उसको उपचार कर लें। बीज उपचार बहुत ही आवश्यक है। बिना बीज उपचार करे आप कहीं भी बीज की बुआई ना करें। इनको आप चाहें तो 2 विधियों से लगा सकते हैं। एक तो गड्ढे की विधि से दूरी पे, या ऊंची बेड बना करके भी लगा सकते हैं। और उसमें 1 मीटर चौड़ी अच्छी बेड बना करके, ऊंची बेड बना करके उसमें आधे मीटर की दूरी पर पौध से पौध और लाइन से लाइन की दूरी पर लगा करके इसमें आवश्यक जो बीज है हर गड्ढे पर 2-2 बीज डाल दें। और ये तरबूज की खेती आपको वरदान साबित होगी। आप लगा करके देखेंगे कि 1 एकड़ में लगभग आपको 1 लाख 1.5 लाख रुपए आसानी से मिल जाएंगे। किसान भाइयों, तरबूज की बुआई के कुछ दिनों बाद फसल में सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण समय पर करना बहुत आवश्यक होता है। तो आप सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण कब और कैसे करें, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, इसमें विशेष रूप से ग्रीष्मकालीन फसल है। पानी का संसाधन आपके पास अवश्य होना चाहिए। जहाँ पानी का अभाव है, पानी नहीं है, वहाँ पर आप इसकी खेती नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको 8 से 10 दिनों के अंतर से पौधों की मांग के अनुसार, जमीन की किस्म के अनुसार पौधों को सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें आपको समय समय पर वहाँ की स्थिति के अनुसार पानी आप देते रहें। निदाई, गुड़ाई और खरपतवार के लिए आप बीच में उसको निकाल करके बाहर करते रहें और उनको नष्ट करते रहें। नहीं तो इन खरपतवार के रहने से आपकी फसल बहुत कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि उनमें आवश्यक पोषक तत्व वो खरपतवार ले जाएंगे, जिससे हमारे पौधे कमज़ोर हो जाएंगे। किसान भाइयों, अगर जो किसी भी प्रकार की फसल की सुरक्षा में कहीं दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो आपके यहाँ हर जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र है। वहाँ पे वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और वैज्ञानिकों से आप तुरंत सलाह लेकर के आवश्यक उनके बताए अनुसार अवश्य अपने खेतों में डालें और जो उपचार बताएं उनको आप करें। अपने मन से नहीं, वैज्ञानिकों की सलाह से ही करें तो आपको ज़्यादा ही फायदा होगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव आमेट, जिला सागर से ललित पटेल ने। आपने गेहूं की फसल में रतुआ और काली बाली रोग के नियंत्रण पर जानकारी चाहिए है। तो ललित पटेल जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों जोहार।
गेहूं फसल में मुख्य रूप से आपको अभी इस मौसम में कीट रोग, जिसको कि हम लोग रतुआ या रस्ट भी कहते हैं, तथा कंडुआ रोग जिसको कि हम लोग स्मट कहते हैं, लूज स्मट देखने को मिलते हैं। तो समय रहते अगर आप लक्षण जान जाएं और इनका निदान कर दें तो आपके फसल बच सकते हैं किसान भाई। सर्वप्रथम जो है अनावृत कंड है, जिसको कि हम लोग लूज स्मट के नाम से जानते हैं। ये आपको पौधे में तब दिखती हैं ये रोग जब बालियां बननी शुरू हो जाती हैं। गेहूं का खुला कंडुआ या लूज स्मट रोग, यह रोग आंतरिक रूप से संक्रमित बीज से पैदा होता है। इसका रोगजनक एक कवक अस्टिलैगोसेजिटम प्रजाति ट्रिटिसाई होता है, जो कि बीज के भ्रूण भाग में छिपा रहता है तथा संक्रमित बीज ऊपर से देखने में बिल्कुल स्वस्थ बीजों की तरह ही दिखाई देता है। इस रोग से प्रति वर्ष उत्तर भारत में गेहूं की उपज में 1 से 2% की हानि होती है। इस रोग के लक्षण बाली आने पर ही दिखाई देते हैं। रोगी पौधों की बालियों में दानों की जगह रोग जनक के रोग कंड यानी स्पोर्स काले पाउडर के रूप में पाए जाते हैं, जो कि हवा से उड़कर अन्य स्वस्थ बालियों में बन रहे बीजों को भी संक्रमित कर देते हैं। इस प्रकार रोग आगे आने वाली फसल में पहुंच जाता है। रोकथाम, इस रोग की रोकथाम के लिए रोग ग्रसित पौधों को उखाड़कर जला दें, साथ ही रोग ग्रसित बालियों को सावधानी पूर्वक तोड़कर खेत से अलग कर दें। रोग से बचाव के लिए बीजों को कार्बोक्सिन 75 WP 1.5 ग्राम या कार्बेंडाजिम 50 WP 1 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार कर बुआई करें और खड़ी फसल में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। ये रतुआ रोग है, जिसको कि हम लोग रस्ट के नाम से जानते हैं। ये 3 प्रकार का होता है। एक तो येलो रस्ट, जिसको कि पीला रतुआ या स्ट्राइप रस्ट के नाम से जानते हैं। संक्रमित पौधों की पत्तियों पे धब जो है वो पस्चुल्स दिखते हैं, जो कि नारंगी कलर के होते हैं, और जो कि नींबू लेमन येलो कलर पस्चुल्स अगर आपके लीनियर फैशन में अरेंज्ड हो पत्तियों पर, तो इसको हम लोग कहते हैं कि येलो रस्ट या स्ट्राइप रस्ट है। तो अगर रोग के लक्षण दिखते ही आप अगर टिल्ट 25 EC दवा है, 1 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में घोल बना करके अगर छिड़काव करते हैं तो किसान भाई इस दवा से आपके फसल सुरक्षित रहेंगे। पुनः दूसरा छिड़काव जो है 2 सप्ताह बाद इस दवा से कर देनी चाहिए। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुने हुए मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।